हो गया। आज सभी लोग ध्यान देंगे वैद्युत विभव वाले लेसन के बाद आज वैद्युत धारिता और परावैद्युत। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। परावैद्युत और धारिता, संधारित्र, कैपेसिटर। संधारित्र और परावैद्युत वाले लेसन में पहली हेडिंग होगी चालक। कंडक्टर क्या होता है? चालक, कंडक्टर। तो ध्यान देंगे चालक और अचालक भी कहा जाता है, कुचालक, इंसुलेटर। और उसके बाद ये अचालक, चालक के बाद एक अर्धचालक भी होता है, अर्धचालक। तो चालक का मतलब परिभाषा देंगे चालक की। चालक का मतलब वे सभी पदार्थ जिनमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर आवेश का प्रवाह आसानी से होने लगता है, चालक कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं विद्युत की क्या है? चालक हैं, सुचालक हैं। क्योंकि धातुओं के सिरों के बीच जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो उन धातुओं में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने लगता है। दूसरा है अचालक, इंसुलेटर, कुचालक। तो अचालक का मतलब वे पदार्थ जिनके सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर आवेश का प्रवाह नहीं होता, अचालक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ईंट है, पत्थर है, प्लास्टिक है, ये सब कुचालक पदार्थ है, अचालक है, नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है। ये सेमी कंडक्टर की बात है। अर्धचालक तो ध्यान दें, ऐसे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालक और अचालकों के बीच में होती है वे कहलाते हैं अचालक, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे अर्ध जो चालक होते हैं निज अवस्था में शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल जो होते हैं, जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, ये निज अवस्था में अर्धचालक हैं। इनमें डोपिंग की क्रिया कराई जाती है, मतलब बाहर से थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दिया जाता है, जैसे 3 संयोजकता वाले एल्यूमिनियम की या 5 संयोजकता वाले फास्फोरस की, तो इसकी वैद्युत चालकता काफी बढ़ जाती है। इस प्रकार मिला जो अपद्रव्य होता है वो कहलाता है बाह्य अर्धचालक। जैसे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बाह्य अर्धचालक के बारे में, पी टाइप बाह्य अर्धचालक और एन टाइप बाह्य अर्धचालक का नाम सुने होंगे। नहीं सुने होंगे तो कक्षा ये 12 के सेकंड पेपर में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाला लेसन होगा, उसमें अच्छी तरह से तुम लोगों को बताया जाएगा। तो बात है ये चालक और चालक और अर्धचालक, इनकी व्याख्या हम करना चाहते हैं ये परमाणु मॉडल के आधार पर। तो देखो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे देख रहे हैं ये भी तो एक पदार्थ है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक द्वारा दृढ़ता पूर्वक बंधे हैं। इस पदार्थ के सिरों के बीच यदि हम वैद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं, प्रबल वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे नाभिक को छोड़ने का नाम नहीं लेते, मतलब इसमें आवेश का स्थानांतरण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार का चालक कहलाया, इस प्रकार का पदार्थ कहलाया चालक, कुचालक। मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक द्वारा दृढ़ता पूर्वक क्या होते हैं? बंधे होते हैं। वैद्युत क्षेत्र लगाने पर वे इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते। पहला जो चालक देख रहे हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा प्रबल रूप से बंधा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, नाभिक से बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं वे नाभिक द्वारा तीव्र आकर्षण से बंधे नहीं होते, मतलब ढीले बंधे होते हैं। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र लगाया गया, इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़कर चलना प्रारंभ करता है और चालक में आवेश का प्रवाह आसानी से होने लगता है। अर्धचालक का मतलब कार्बन भी वैलेंसी 4 है, संयोजकता 4 है उसकी, और ये जर्मेनियम भी है इसकी भी, और सिलिकॉन की भी संयोजकता 4 होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम सिलिकॉन को इसलिए लिया जाता है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक द्वारा प्रबल रूप से न तो बंधे रहते हैं, न इतना ढीले बंधे होते हैं जितना कि अचालकों में, ढीले मतलब चालकों में। चालक का मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रबल रूप से बंधे नहीं होंगे, ढीले बंधे होंगे। अचालक का मतलब प्रबल रूप से बंधे हैं नाभिक से, और ये सेमीकंडक्टर अर्धचालक का मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा न तो दृढ़ता पूर्वक बंधे हैं जैसा कि अचालकों में, और न इतने ढीले बंधे हैं जितना कि चालकों में। तो कुल मिलाकर कहने का कि आवेश
मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जब होता है चालकों में वैद्युत क्षेत्र के कारण तो वह कहलाएगा चालक, नहीं होगा तो अचालक। और अर्धचालक का मतलब वे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालक और अचालकों के बीच होती है, ये अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक पर एक लेसन है, तुम लोगों को बताया जाएगा उधर। अब देखो इसमें बात हम करेंगे वैद्युत धारिता की परिभाषा, उसके लिए सूत्र, और उसके बाद विभिन्न आकार का हम लेंगे चालक जिसकी हम वैद्युत धारिता दिखाएंगे। आवेशों का पुनर्वितरण भी दिखाना है, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास भी देखेंगे, उभयनिष्ठ विभव भी देखेंगे, सब दिखाना है। उसके बाद हम कैपेसिटर संधारित्र शुरू करेंगे, संधारित्र पर सारा वैद्युत का प्रभाव, संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल का प्रभाव, संधारित्र कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की दूरी का प्रभाव, सब चीज दिखाया जाएगा। तो देखो इसमें ये है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसी अनुपात में क्या होता है, बढ़ता जाता है, वोल्टेज बढ़ता जाता है। चालक को जैसे जैसे आवेश देंगे वैसे वैसे विभव चालक के सिरों के बीच बढ़ता जाएगा। या हम क्यू समानुपात क्यू इक्वल टू लिखें सी इंटू वी, जहां सी एक नियतांक है, जहां सी एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, जिसे चालक की वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। और C बराबर क्या होगा तो ध्यान दो, C इक्वल टू होगा Q अपान V। तो वैद्युत धारिता C का मात्रक बीमा देखना है, वैद्युत धारिता C, वैद्युत धारिता C का देखेंगे मात्रक, तो C का मात्रक बराबर Q का मात्रक होगा कूलाम, Q का मात्रक कूलाम प्रति, V का मतलब वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। या इसी को कहा जाता है फैरड भी, या यही होता है फैरड। माइक्रो फैरड भी होगा, पीको फैरड भी होगा, नैनो। तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶, नैनो फैरड आएगा मतलब समझ लेंगे 10⁻⁻⁹, और पीको का मतलब 10⁻⁻12। तो देखो अब इसका मूल मात्रक भी देख लो, C का मूल मात्रक, C का मूल मात्रक, तो C का जो मूल मात्रक होगा, कूलाम तो व्युत्पन्न मात्रक है, इसके जगह पर लिख सकते हैं एम्पियर, Q बराबर IT होता है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर गुणे सेकेंड। C का मूल मात्रक Q बराबर IT से एम्पियर गुणे सेकेंड, और ये वोल्ट है तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। तो एक काम करो, ये कूलाम अभी यहाँ रहने दो, कूलाम यहाँ भी रहने दिया जाए। ये कूलाम जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर प्रति जूल। अब ये बराबर होगा कूलाम की जगह पर एम्पियर का स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, और प्रति जूल है तो जूल को जानते हो, जूल न्यूटन मीटर होता है, तो जूल की जगह पर न्यूटन लिख दिया जाए और गुणे मीटर लिखा जाए। तो मीटर मूल मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, तो यह बराबर हुआ एम्पियर, एम्पियर का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन चूंकि बल का मात्रक है तो ये द्रव्यमान गुणित त्वरण, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और गुणे ये मीटर होगा, तो मीटर का मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, तो ये सेकेंड तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हुआ एम्पियर का स्क्वायर सेकेंड की घात 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर।
अब इसमें ये मूल मात्रक है तो C का बीमी सूत्र क्या होगा? तो C की बीमा मूल मात्रकों को संकेतों द्वारा व्यक्त करेंगे। बीमा का मतलब संकेत होता है। C का बीमी सूत्र डायमेंशनल फार्मूला, C का बीमी सूत्र तो देखो एम्पियर का संकेत सिंबल A कैपिटल A, तो A पर यह हुआ 2, T पर 4 और किलोग्राम है तो m, मीटर स्क्वायर L पर 2। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा m पर -1, L पर -2, T पर 4 और A पर हुआ ही 2। इस तरह से वैद्युत धारिता का ये मात्रक बीमा देखें। परिभाषा की बात आएगी तो ध्यान देंगे किसी चालक पर आवेश एवं उसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता C कहते हैं। C बराबर होता है Q/V। देखो ये जो व्यापक फार्मूला जो देख रहे हैं C बराबर Q/V, इसी से आगे हम संधारित्रों की धारिताओं का पता करेंगे। किसी चालक का किसी विशेष आकार के चालक की बात करेंगे अभी, तो इसके बाद ध्यान देंगे अभी चालक। तो इसके बाद देखो हम विलगित गोलीय चालक ले रहे हैं। विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है? विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता विलगित गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता, विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। इसमें देखो विलगित जो शब्द है आइसोलेटेड, उसका मतलब ये होता है उसके आसपास कोई अन्य दूसरा चालक ना हो। तो मान लेंगे माना कि ये त्रिज्या का कोई विलगित गोलीय चालक है, माना कि ये त्रिज्या का कोई विलगित गोलीय चालक, माना कि ये त्रिज्या का कोई विलगित गोलीय चालक है और इसका केंद्र है वो, मान लिया जाए कि ये त्रिज्या का कोई विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या A है। अब इसके केंद्र पर यदि आवेश Q कूलाम का रख दें तो यह आवेश इस गोले की सतह पर एक समान रूप से क्या होगा? वितरित हो जाएगा। अब देखो इस विलगित गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, चालक के पृष्ठ पर वैद्युत, चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव V इक्वल टू होगा 1/4π0 इंटू Q/A। अब चालक की धारिता क्या होगी? तो ध्यान दो, चालक की वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता, चालक की वैद्युत धारिता C बराबर होगा Q/V या C बराबर Q, Q का मान तो Q रहने दें, लेकिन V की जगह पर मान होगा 1/4π0 इंटू Q/A। Q से Q तो कट गया और ये चला जाएगा ऊपर, तो C इक्वल टू हुआ 4π0 इंटू A, नॉट एप्सिलॉन के इंटू ये। तो ध्यान देंगे यहाँ निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1 भी होता है। निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर होता है 1। तो K बराबर यहाँ जब 1 करेंगे तो C बराबर होगा 4π0 और ये होगा फैरड, इतना होगा फैरड
अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ कि ये देख रहे हैं कि त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या, इसका मतलब हुआ कि विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या जितना ही ज्यादा रहेगी उसकी धारिता उतना ही क्या होगी, अधिक होगी। धारिता का मान उतना ही अधिक होगा। तो चालक की त्रिज्या बढ़ाते बढ़ाते यदि बहुत ज्यादा कर दें तो धारिता का भी मान क्या होगा, बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार ये विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता बताया गया। लिख लिए? कै मिनट हुआ इसमें? इसके बाद देखो, इसके बाद ध्यान देंगे, ये तो रहा विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता का व्यंजक। सी देख रहे हैं कि ये के क्या है, समानुपाती है। त्रिज्या जितना ही ज्यादा होगी धारिता सी का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। देखो, आवेशित चालक की हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जानना चाहेंगे। आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, ध्यान से शेडिंग को देखना। आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है तुम लोगों को। चालक को जब आवेशित किया जाएगा तो उसको आवेशित करने में कार्य करना पड़ेगा। कहने का मतलब चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही कहलाएगा चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो चालक को जब आवेशित नहीं किया गया तो उसका विभव रहेगा शून्य। जब चालक को आवेशित करेंगे तो विभव 0 से बढ़कर क्या होगा, V होगा। तो चालक का औसत विभव, चालक का औसत जो विभव होगा, चालक का औसत विभव यह बराबर होगा 0 + V/2। देख रहे हैं? अब देखो, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य होगा W, और W बराबर होगा आवेश गुणे औसत विभव, आवेश गुणे औसत विभव, आवेश गुणे औसत विभव। तो कार्य W बराबर आवेश के जगह पर Q, औसत विभव V/2, कार्य हुआ W बराबर ½ VQ। यही कार्य आवेशित चालक की क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। यही कार्य आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है, कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है। अतः ये होगा U = ½ VQ। चूंकि जानते हैं, अभी हम बताए हैं V बराबर क्या होगा, तो चूंकि V = Q/C तुम लोगों को बताया गया है, या Q = C × V भी बताया है। तो इन मानों के यदि इसमें रख दिया जाए तो U बराबर ½ तो V की जगह पर तो Q² हो जाएगा, या यही सूत्र होगा U देखो यहाँ Q की जगह पर जब CV लिखोगे तो U बराबर हो जाएगा ½ CV²। ये रहा आवेशित चालक की ऊर्जा, विभव आवेश के पदों में, आवेश धारिता के पदों में, और धारिता विभव के पदों में। ये 3 सूत्र हम बता रहे हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का। इसके बाद अभी अगली हेडिंग भी देखेंगे। ये रहा आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।
चालकों को जोड़ने पर ध्यान देंगे, चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा का स्थान, आवेशों का पुनर्वितरण, ऊर्जा का ह्रास, उभयनिष्ठ विभव सब दिखाना है, ध्यान देंगे। आवेशित चालकों को जोड़ने पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा ह्रास तथा ऊर्जा का ह्रास तो देखो, इसके लिए हम मान लेंगे, माना कि दो आवेशित चालक हैं, माना कि ये दो आवेशित चालक हैं और इन दो आवेशित चालकों को एक पतले तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ा जा रहा है। तो इस पर चालक हम मान ले रहे हैं Q1, इसकी धारिता C1, इसके विभव को V1 मान रहे हैं। माना कि चालक पर आवेश Q1, धारिता C1, उसका विभव क्या है V1, और दूसरे चालक पर आवेश की मात्रा को Q2 से, वैद्युत विभव को V2 से और इसकी धारिता को हम मान लेते हैं C2 से। चालकों को जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव की बात आएगी तो ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देना। देखो, ये जान रहे हैं कि आवेशित चालकों को जब जोड़ा जाता है तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है। उच्च विभव से आवेश क्या होगा, निम्न विभव की ओर जाता रहेगा जब तक कि विभव दोनों का समान न हो जाए, तब तक आवेशों का पुनर्वितरण होता रहेगा। आवेशों के पुनर्वितरण के बाद विभव वही नहीं रहेगा, आवेश भी वही नहीं रहेगा, लेकिन धारिता तो ज्यों की त्यों रहेगी, ये ध्यान देंगे। आवेशों के पुनर्वितरण के बाद उभयनिष्ठ विभव, आवेशों के पुनर्वितरण के बाद आवेशों के पुनर्वितरण आवेशों के पुनर्वितरण के बाद उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ वैद्युत विभव V बराबर होगा, अभी Q/C हम बता रहे थे। उभयनिष्ठ विभव मतलब कुल आवेश बटा कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो V बराबर कुल आवेश का मतलब, एक देख रहे हैं Q1, दूसरा आवेश Q2, तो यहाँ लिखेंगे Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता मतलब C1 प्लस C2। चूंकि Q1 बराबर होगा C1V1 तथा Q2 बराबर होगा C2V2। अब इसमें Q1 Q2 का यदि मान हम रख दें तो उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू हुआ C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। ये रहा उभयनिष्ठ विभव, V इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, ये रहा। अब इसके बाद देखेंगे स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा थोड़ा ध्यान देंगे सभी लोग। अब बताओ, अब चूंकि मान लेते हैं कि विभव V1 ज्यादा है, विभव V2 कम है, तो V1 यदि ध्यान देंगे, यदि V1 इज ग्रेटर देन V2 तो आवेश Q1 से Q2 में जाएगा। तो जब Q1 में से आवेश कुछ Q2 में चला जाएगा तो क्या ये Q1 चार्ज रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये चार्ज आवेशों के पुनर्वितरण के बाद चार्ज हो जाएगा Q1 डैश, और जब आवेश Q1 डैश रह गया तो विभव V1 नहीं रहेगा,
विभव उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि विभव जब तक उभयनिष्ठ नहीं होगा तब तक आवेशों का पुनर्वितरण होता रहेगा। और इसमें जब कुछ आवेश आ जाएगा तो Q2 डैश हो जाएगा। Q2 डैश जब होगा तो विभव इसका उभयनिष्ठ हो जाएगा V। तो Q2 डैश और Q1 डैश, तो बताओ कौन ज्यादा है कौन कम है? चूंकि ये ज्यादा था आवेश तो Q1 डैश में से Q2 डैश को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमें स्थानांतरित आवेश की पता, स्थानांतरित आवेश का पता कब चलेगा? प्रारंभ इसका मान तो Q1 था, लेकिन जब आवेशों का पुनर्वितरण हो गया तो घटकर क्या हो गया, Q1 डैश हो गया। जैसे मान लो कि पहले आवेश इसका 5 माइक्रोकूलम था, और जब आवेशों का पुनर्वितरण हो गया तो 5 से घटकर 4 माइक्रोकूलम हो गया, तो हम कहेंगे कि 1 माइक्रोकूलम आवेश चला गया। कैसे आया? तो प्रारंभ वाले में से बात को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यदि इस चालक को हम लेते हैं, यदि डी चालक को लेंगे तो इसमें क्या करेंगे, प्रारंभ में तो Q2 कम रहा होगा, और जब उधर से चार्ज आया तो ज्यादा हो गया Q2 डैश, तो Q2 डैश में से Q2 घटाएंगे तो वही आवेश आएगा जो कि यहाँ से चला है। तो हम Q1 में से Q1 डैश को घटाएंगे, जो फार्मूला आएगा वही फार्मूला Q2 डैश में से Q2 को घटाने पर भी आना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि आवेश जितना यहाँ से चला उतना पहुंच गया। तो ध्यान दो, स्थानांतरित आवेश। इसके बाद है, इसमें देखो कहीं उभयनिष्ठ विभव की बात आएगी तो तुम लोग याद रखना C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये रहा उभयनिष्ठ विभव। अब देखेंगे इसी हेडिंग में स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा अभी हम बता रहे थे कि Q1 में से Q1 डैश को घटा दिया जाए, या उसमें Q2 डैश में से Q2 घटाए, फार्मूला सेम आना चाहिए। यदि हम देखो, यदि इससे लेकर स्थानांतरित आवेश देखेंगे तो तुम लोग इसको लेकर देखोगे क्या फार्मूला एक ही आ रहा है कि दूसरा आ रहा है, तरीका बिल्कुल एक। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा को हम डेल्टा Q मान रहे हैं, और इसमें Q1 चूंकि ज्यादा है तो माइनस Q1 डैश को घटा दें, कोई प्रतिबंध नहीं। यदि ये कम है तो उधर से आवेश आएगा, विभव उच्च उसका रहेगा। तो अब बताओ Q1 की जगह पर मान क्या लिख सकते हो, तो C1 V1 लिखा जाए, लेकिन Q1 डैश की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सूत्र है Q बराबर C इंटू V। तो यहाँ Q1 डैश की जगह पर होगा C1 तो रहेगा, लेकिन V1 नहीं रहेगा, उभयनिष्ठ विभव होगा V। C1 हम कॉमन ले सकते हैं, तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा डेल्टा Q बराबर C1 ब्रैकेट में V1 माइनस V। अभी हम उभयनिष्ठ विभव का पता किए हैं, V बराबर क्या, तो डेल्टा Q इक्वल टू C1 ब्रैकेट में V1 माइनस V की जगह पर अभी बताया, ये है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये तुम लोगों को अभी हम बताया है। इसका एलसीएम लेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे और उसके बाद हम गुणा कर लेंगे। तो डेल्टा Q इक्वल टू C1 इन ब्रैकेट V1 में इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये C1 V1 प्लस हो जाएगा C2 V1 माइनस, चिन्ह बदल जाएगा इसका, माइनस C1 V1 माइनस C2 V2, और पूरे का अपान होगा C1 प्लस C2। इसमें अब क्या करेंगे, तो ध्यान देना C1 का अंदर गुणा हम कर सकते हैं, जब C1 का गुणा करेंगे तो थोड़ा ध्यान देना। डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा Q, या एक चीज देखो, यहाँ C1 V1 है और यहाँ माइनस C1 V1 है, तो इसको हम काट सकते हैं यहाँ से, और यहाँ C2 है, यहाँ भी C2 है, तो C2 को बाहर भी ले सकते हैं। तो ये हुआ डेल्टा Q इक्वल टू C1 C2, और ब्रैकेट में क्या होगा, तो ब्रैकेट में है V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 अपान हुआ C1 प्लस C2। तो देखो, यदि चालक की वैद्युत धारिताएं C1 C2 मालूम हो और उन चालकों के विभव यदि हमें मालूम हो,
V1 V2। तो इस सूत्र द्वारा हम क्या करेंगे, स्थानांतरित आवेश की मात्रा जान जाएंगे। तुम लोग थोड़ा ध्यान दोगे, दूसरा चालक, ये जो दूसरा चालक है B, उस चालक को लेकर जब हम स्थानांतरित आवेश देखेंगे तो उसमें से बता रहे हैं कि Q2 डैश जो पहले था कम था, आवेश गया तो Q2 डैश ज्यादा हो गया। Q2 डैश में से Q2 को घटाओगे, सूत्र बिल्कुल यही आना चाहिए। तब हम ऊर्जा संरक्षण भी आवेश संरक्षण भी लगा सकते हैं कि आवेश यहाँ से जो चला वहां चला गया, मतलब स्थानांतरित आवेश की मात्रा याद रखेंगे C1 C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। यदि चालकों की धारिताएं और उनके विभव मालूम हो, इस सूत्र द्वारा हम स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकाल लेंगे। और तुम लोग इसमें सूत्र का पता करना चाहोगे तो ये दूसरा जो चालक है लेकर करोगे, Q2 डैश में से Q2 को घटाओगे, फार्मूला यही आएगा। तब कहेंगे कि ये सही है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। इसके बाद देखेंगे ऊर्जा का ह्रास से। तो ऊर्जा के ह्रास में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दोनों चालकों को जोड़ने के पहले ऊर्जा देख लेते हैं और फिर जोड़ने के बाद ऊर्जा देखेंगे। तो जोड़ेंगे, आवेशित चालकों को जोड़ेंगे तो ऊर्जा का ह्रास कुछ ध्वन के रूप में होगा, कुछ ऊष्मा के रूप में हो जाएगा, कुछ प्रकाश के रूप में होगा। जैसे देखते होंगे आवेशों को जब जोड़ा जाता है, आवेशित चालकों को, जैसे बैटरी को जोड़ते हैं, बैटरी को जोड़ेंगे तो कुछ उसमें से आवाज आती है, कुछ लाइट भी आती है कि नहीं आती है, ध्वन भी आता है और ऊष्मा भी, तार गर्म भी हो जाता है। तो आवेशित चालकों को जब हम जोड़ते हैं एक दूसरे से तो कुछ न कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। उसी का आज हमें पता करना है कि दोनों चालकों का हमें विभव और धारिता मालूम हो और जोड़ेंगे तो ऊर्जा का कितना ह्रास होगा, फार्मूला ध्यान देंगे। ऊर्जा का ह्रास, आवेशित चालकों को जोड़ेंगे तो ऊर्जा का ह्रास, इंपॉर्टेंट हेडिंग एग्जाम में भी आता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एक से एक होंगे। तो अब ध्यान देंगे इसमें ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा का ह्रास, लॉस ऑफ एनर्जी है ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा का ह्रास। अब इसमें देखो चालकों को जोड़ने के पहले ऊर्जा, तो अभी हम आवेशित चालकों की ऊर्जा का सूत्र बताया है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो पहला चालक है विभव V1 और उसका धारिता C1 माना गया है। तो बताओ चालकों को जोड़ने के पहले, चालकों को जोड़ने के पहले ऊर्जा, चालकों को जोड़ने के पहले, चालकों को जोड़ने के पहले ऊर्जा, चालकों को जोड़ने के पहले ऊर्जा U इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर और दूसरे की तो हाफ C2 V2 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। दोनों चालकों की ऊर्जा जोड़ने के पहले हो गया। अब जोड़ने के बाद क्या होगी, आवेशित चालकों को, चालकों को जोड़ने के बाद, चालकों को जोड़ने के बाद, चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जा मानते हैं U डैश, और U डैश इक्वल टू हाफ C1 तो रहेगा लेकिन यहाँ V स्क्वायर होगा, क्योंकि चालकों को जब जोड़ने के बाद विभव उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों का विभव समान होगा, हाफ C2 V स्क्वायर। अब इसमें यह U डैश इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब देख रहे हैं पहले ऊर्जा फिर बाद की ऊर्जा, तो कौन ऊर्जा कम होगी कौन ज्यादा होगी। तो ऊर्जा का जब ह्रास हो जाएगा तो बाद वाली एनर्जी कम होगी और ये क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऊर्जा में ह्रास, पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को घटाएंगे, ऊर्जा ह्रास डेल्टा U, ऊर्जा में ह्रास डेल्टा U इक्वल टू हुआ U माइनस U डैश। देखो हाफ तो सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 1/2 को तो हम बाहर ले सकते हैं, लेकिन वहां C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर और यहाँ होगा माइनस, तो हाफ कॉमन हो गया C1 प्लस C2 और इंटू V का स्क्वायर। अब इसमें देखो यहाँ प्लस ना होगा, C2 V2 स्क्वायर प्लस है। अब ये बताओ हाफ
C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और इंटू ये V स्क्वायर जो देख रहे हैं उभयनिष्ठ विभव है और अभी हम उभयनिष्ठ विभव का मान बताए हैं कि ये होगा C1V1 प्लस C2V2 अपान होगा C1 प्लस C2 का चूंकि स्क्वायर है इसलिए इसका भी होल स्क्वायर करेंगे और इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे, इससे केवल घात इसका कट जाएगा। यहाँ उभयनिष्ठ विभव की बात आ रही है तो ध्यान देंगे। उभयनिष्ठ विभव तो मान हम रख दिए V का C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 उभयनिष्ठ विभव स्क्वायर भी किया गया। स्थानांतरित ऊर्जा स्थानांतरित आवेशों के स्थानांतरण के बाद चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जा ह्रास होगा डेल्टा U इक्वल टू हाफ और इन ब्रैकेट यहाँ C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो ये होगा C1 और V1 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस होगा माइनस नहीं प्लस तो प्लस होगा तो चिन्ह तो माइनस से अंदर सब बदल जाएगा। ये माइनस होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये होगा 2C1 C2 और उसके बाद V1 V2 अपान ये हुआ C1 प्लस C2। देखो इसका ये होल स्क्वायर किया है ना, पहले पद कवर किए हैं C1V1 स्क्वायर, दूसरे का वर्ग तो चूंकि ये माइनस है तो माइनस हम कर दिए C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। इसमें देखो पूरे का जब एलसीएम लेंगे C1 C2 तो ध्यान देंगे या डेल्टा U इक्वल टू हुआ डेल्टा U इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट में पूरे का एलसीएम हम ले रहे हैं C1 प्लस C2 तो इसका गुणा करेंगे इसमें तो देखो C1 हो जाएगा C1 स्क्वायर होगा V1 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, C1 का हम इसमें गुणा करेंगे तो फिर इसमें करो तो प्लस हो जाएगा C1 C2 V2 का स्क्वायर। अब C2 का जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा C1 C2 V1 का स्क्वायर और C2 का इसमें करेंगे तो प्लस C2 का स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 ये हुआ। अब इसमें देखो C1 V1 स्क्वायर से ये प्लस है और एक जगह माइनस देख रहा है C1 V1 स्क्वायर कट जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से वो कट गया, ये प्लस देख रहा है C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर तो ये प्लस है और ये है माइनस कट गया यहाँ भी। अब इसमें देखो C1 C2 यहाँ भी C1 C2 और यहाँ भी C1 C2 है तो हम C1 C2 को बाहर कर सकते हैं। स्थानांतरित ये ऊर्जा का ह्रास आवेशों के स्थानांतरण में ऊर्जा ह्रास डेल्टा U इक्वल टू C1 C2 अपान 2 इन ब्रैकेट C1 प्लस C2 और इनटू ध्यान देंगे, ध्यान ये देना है यहाँ V1 का स्क्वायर है तो V1 स्क्वायर प्लस है यहाँ V2 स्क्वायर और वहाँ माइनस है 2 V1 V2 ये बचा। अब इसमें देख रहे हैं कि किसका होल स्क्वायर है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे या डेल्टा U इक्वल्स टू हुआ C1 C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान 2 C1 प्लस C2। तो ऊर्जा और स्थानांतरित आवेश की मात्रा में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ 2 नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा तब स्थानांतरित आवेश की मात्रा होगी। यदि V1 माइनस V2 का स्क्वायर कर लिए बटा 2 कर दिए तो वही हो गया ऊर्जा में ह्रास। तो कहने का मतलब संधारित्र की धारिताओं को और उनके विभव को हम जान जाएं, उन चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जा में कमी इस सूत्र द्वारा हम देखेंगे। अब इसके बाद हम संधारित्र कैपेसिटर कल बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा।